नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैथ का 10 सवाल। जो अलग अलग 10 सवाल एक चैप्टर से नहीं बल्कि 10 सवाल अलग अलग चैप्टर से होगा, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये मैथ का एक तरह से टेस्ट सीरीज आएगा। हम डेली अपने पीके मैथ टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर डेली 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो कि अलग अलग चैप्टर से सारे सवाल हो, ताकि आप फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं मैथ्स का, तो किसी भी चैप्टर का आप तैयारी कर रहे हो, आपका रिवीजन सारे चैप्टर का होते रहेगा। तो देखते हैं पहला सवाल। कहता है एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, तो संख्या का मान ज्ञात करें। कहता है एक संख्या के 7/3 के 9/15 और उसी संख्या के 3/5 के 7/12, यानी कि संख्या दोनों जगह कॉमन है, लेकिन संख्या क्या है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम संख्या को माना x माना। ठीक है, तो अब कहता है कि संख्या के 7/3 के 9/15, तो के मतलब होता है गुना, तो x गुने 7/3 गुने 9/15 और उसी संख्या के 3/5, मतलब फिर से x गुने 3/5 और गुने 7/12 से 7 अधिक है, मतलब x का 7/3 का 9/15, x के 3/5 के 7/12 से ये 7 अधिक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको घटाते हैं तो हमको इसका मान 7 मिलना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि 7 अधिक, यानी कि जब ये वाला इक्वेशन है, पहला जो इक्वेशन है वो दूसरे इक्वेशन से 7 अधिक है, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमको 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x दोनों जगह कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, 9 7 63 बटा 15 45 माइनस 21 बटा 60 बराबर 7। और इसको हल कर लीजिए। इसको हल करने के बाद करने के लिए इसे यहाँ पे नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 45 और 60 का 180, तो ये 4 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 252, नीचे को 12, हाँ 252 माइनस 180 63 बराबर 7, और x का मान निकाल दीजिए। भागा में है, यहाँ के गुना में, x बराबर 180 गुने 7 बटा, ये जो है सो नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 252 माइनस 63, 12 3 9 आई 14 6 हो गया 8, आई हो जाएगा 1। अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 से 9 दूनी और 9 दूनी 18, 9 कम 9 7 21, x बराबर हो जाएगा 20/3, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक उस संख्या का मान ज्ञात करें, तो संख्या हमारा आ गया 20/3। अब हम इसको ये वाला जो स्टेप है, x गुने 7/3 गुने 9/15 माइनस x गुने 3/5 गुने 7/7, ये वाला स्टेप हम हाइड कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम मेरा चलेगा। देखिए कैसे, तो देखिए कह रहे हैं एक संख्या के 7/3 के 9/15, ठीक है, इसे थोड़ा सा मेरा शॉर्ट हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो बस हमको इतना करना रहेगा, 10 सेकंड 5 सेकंड इसमें बच जाएगा टाइम। कहता है एक संख्या के 7/3 के 9/15 और उसी संख्या के 3/5 के 7/12, तो हम तो जान रहे हैं कि यही संख्या यहाँ भी है और वही संख्या यहाँ भी है, यानी कि संख्या कहीं ना कहीं कॉमन है, तो हम पहले ही कॉमन ले लेंगे, x पहले ही कॉमन ले लिए, और जानते हैं कि 7/3 के 9/15 यानी कि मतलब गुना, तो 9 7 63 बटा 15 45 और फिर माइनस वही 7 21 बटा 12 5 60 और बराबर 7। अगर दोनों सेम हो गया यहाँ से, मतलब कि ये वाला स्टेप हम छुपा सकते हैं, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, तो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखते हैं दूसरा सवाल। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है,
यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। कहता है बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है, यानी कि यहाँ पर दो संख्या का बात कर रहा है, दोनों में से कोई संख्या को मालूम नहीं है। तो बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, तो x का 7.6% का मतलब गुना 7.6% और छोटी संख्या को मान लेते हैं y का 12.4%, y गुने 12.4% और आपस में ये बराबर है। तो अब इसको हल करते हैं, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 4 से कटेगा, 4 से 19 बार में, 4 3 4 एकम 4 31 बार में, और x गुने 19 बराबर y गुने 31 है। जब दो इक्वेशन आपस में बराबर हो तो अनुपात इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि x रेशियो y का अगर मान हम निकालें तो 31:19 होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। कहता है दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। दिया हुआ क्या है, अंतर। निकालना क्या है, योगफल। तो 31 और 19 का अंतर कितना होगा, 12। ये अनुपात में है, मतलब इसको हम यूनिट लिख सकते हैं। तो 12 यूनिट बराबर, ये दोनों का अंतर है ना, 1020 दिया, तो 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 1020। हमको निकालना क्या है, योगफल। ये दोनों को जोड़िए, 50 यूनिट का मान निकालिए। 50 यूनिट बराबर हो जाएगा 1020 बटा 12 गुने 50। अब इसको काटिए, 12 84 12 8 96, तो 12 8 96 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 पर 0, 12 25 60 कट गया। अब हो जाएगा 85 गुने 50, तो 85 गुने 50 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 5 को हटा दीजिए तो 80 गुने 50 करेंगे तो हो जाएगा 4000, और फिर 5 को वापस लाएंगे तो 250, यानी कि 4250। ये हो जाएगा आपका 4250, जो कि हमारा आंसर है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। कहता है एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में थी। परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में थी। 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत बताएं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल है, बॉयज एंड गर्ल जो परीक्षा में भाग लिया है। ठीक है, भाग लिया, भाग लेने वालों का रेशियो कितना है, 9:7, और जो पास किया, ठीक है, पास करने वाले का अनुपात कितना, 3:2। अब कहता है कि 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो लड़की भाग कितना लिया है, 7, तो 7 का 60% निकाल देंगे तुरंत, तो 7 गुने 60 बटा 100, 0 से 742 4.2। ठीक है, यानी कि लड़की 4.2 पास हुई है, यानी कि 2 का मान 4.2 आया है, 2 यूनिट का मान आया है 4.2, और लड़का कितना पास किया है, 3 यूनिट लड़का पास हुआ है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट वाला हो जाएगा 4.2 बटा 2 गुने 3, 2 से ही कट जाएगा, 2.1 बार में ये हो जाएगा 6.3, यानी कि लड़का कितना पास किया है, 6.3, कितना में, 9 में 6.3 पास किया, तो परसेंटेज में निकाल दीजिए, 6.3 बटा 9 गुने 100, ये पॉइंट से 0 गया, 9 7 63 बराबर 70%, आंसर आ गया। यानी कि लड़का का जो पास करने का परसेंटेज है वो 70% है, जो हमारा उत्तर है। अब देखते हैं चौथा सवाल। तो अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल कहता है कि x के पावर x का होल पावर 5/4 बराबर है x के पावर 5/4।
तो देखिए तो कह रहा है कि x के पावर x का होल पावर 5/4 है, जबकि यहाँ पर होल पावर नहीं है। इसलिए दोनों को आप सेम चीज मत समझिएगा। x के पावर x का होल पावर 5/4 और x के पावर x का 5/4 दोनों आपस में अलग अलग बात है, लेकिन है दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं, यहाँ पे साइड में देखिएगा थोड़ा सा, कि अगर a के पावर m और उसका होल पावर n हो, घातांक के नियम से a के पावर m और उसका होल पावर n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m n या फिर a के पावर m गुना n। तो बस यही वाला नियम यहाँ पे लगाना है। x के पावर x का होल पावर 5/4 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 5/4 x, और बराबर हो जाएगा x के पावर 5/4। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि x के पावर 5/4 x और x का पावर 5/4, ये बेस दोनों सेम है। अगर बेस दोनों सेम है तो पावर 110% दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि बेस सेम है और पावर अगर अलग अलग हो गया तो ये दोनों आपस में, ये पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरा जो वैल्यू है और ये जो पूरा वैल्यू है, ये आपस में बराबर नहीं होगा। ऐसे कह रहा है कि x के पावर 5/4x और x का ही पावर x के पावर 5/4, बेस दोनों का x है तो पावर दोनों आपस में बराबर होगा। तो पावर बराबर होगा तो ये हो जाएगा 5/4x बराबर x के पावर 5/4। हम x को हटा दिए, खाली पावर को ले लिए, पावर को दोनों को आपस में बराबर कर दिए हैं। तो अब देखिए आगे 5/4 x बराबर हो जाएगा x के पावर जो 5/4 है उसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/4। अब x के पावर जो 5/4 है उसको हम कैसे लिखें, 1 + 1/4। कैसे, क्योंकि 5/4 को हम लिख सकते हैं 1/1/4, जो 1/1/4 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 1/4। बस यही चीज़ यहाँ पे किया है, x के पावर 5/4 को x के पावर 1 + 1/4 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा घातांक का एक और नियम है कि अगर a का पावर m और गुने a के पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m + n। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए तो कि अगर a के पावर m प्लस a के पावर n को हम a के पावर m + n लिख सकते हैं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर कहीं पर हमको a के पावर m और प्लस n मिल जाए तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर अगर हम लिख सकते हैं a के पावर m + n, यानी कि अगर a के पावर m + n हमको कहीं मिल जाए तो उसको हम a के पावर n गुना a के पावर n भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे करना है। 5/4x बराबर हो जाएगा x के पावर 1 गुना x के पावर 1/4। ठीक है, अब x के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, x, और यहाँ भी x, तो x से x चल गया, कैंसिल हो गया, कट गया, और हमको क्या मिल गया, x के पावर 1/4 बराबर 5/4। अब अभी तक हमको x के पावर 1/4 का मान मिला है, x के पावर 1/4 का, लेकिन हमको मान किसका निकालना है, x का। तो इसको हम होल पावर 4 कर देंगे दोनों तरफ जब होल पावर 4 करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 के पावर 4 करेंगे होगा 625, और 4 के पावर 4 हो जाएगा 256, और ये हमारा आंसर होगा x बराबर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बस इसको जरा सा ध्यान में रखिए कि a के पावर m का होल पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a के पावर mn या फिर a के पावर m गुना n,
और एक के पावर n गुना एक के पावर n हो तो बराबर होता है एक के पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब देखते हैं पांचवा सवाल। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 5। कहता है कि प्रिंटर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म कर सकते हैं। प्रिंटर ए अकेला उसी कार्य को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए। टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहता है प्रिंटर ए और बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म कर सकता है, लेकिन प्रिंटर ए अकेला उसको 60 मिनट में खत्म कर सकता है। तो ए और बी, प्रिंटर ए और बी का जो टाइम है वो है 24 मिनट और ए अकेला उसको 60 मिनट में खत्म कर सकता है। तो टाइम एंड वर्क में हम जानते हैं कि जो टाइम है ना, जो ए प्लस बी का टाइम 24 मिनट है और ए का जो टाइम 60 मिनट है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वर्क का मान हमको निकल जाता है। तो 60 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, 24 प्लस 120, हाँ 120 हो जाएगा। 60 और 24 का एलसीएम 120 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ए और बी अगर 24 मिनट में 120 काम को समाप्त कर सकता है, कहीं ना कहीं ए और बी प्रति मिनट 5 काम किया होगा, क्योंकि इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटा टाइम। तो 120 बटा 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 ही आएगा। और ए का इफिशियंसी हो जाएगा 120 बटा 60 करेंगे तो 2। अब हमको ए प्लस बी का इफिशियंसी मालूम है और ए का भी इफिशियंसी मालूम है, तो बी का इफिशियंसी नहीं पता चल जाएगा। बी का इफिशियंसी क्या करेंगे? इसको हटा देंगे तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। हमको लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 24 मिनट में खत्म कर सकता है, ए 60 मिनट में खत्म कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लिए वर्क का मान निकल गया। इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटा टाइम। तो 120 बटा 24 कर दिए तो 5 आ गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 आ गया और ए का एफिशिएंसी 2 आ गया और बी का एफिशिएंसी 3 आ गया, क्योंकि जब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 2 है तो कहीं ना कहीं बी का एफिशिएंसी 3 रहा होगा। अब आते हैं सवाल पर। कहता है यदि प्रिंटर ई 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बी का एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब हमको तो निकालना क्या चाहिए? तो कुल कितना पेज प्रिंट हुआ? 120 का मान निकालना है, क्योंकि कुल वर्क यही है, 120 ही है। तो 120 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 120 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 बटा 1 गुना 120 बराबर 600 पेज। हमारा आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा और समझ में आ ही गया होगा। इसमें कोई बहुत भारी सवाल नहीं है और अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना राय कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम उस हिसाब से सुधार करते चले जाएं। तो देखते हैं अब छठा सवाल। तो देखते हैं सवाल नंबर 6। कहता है एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती? ऑलरेडी उसे 20% की हानि हो रहा है। कितना बेचने पर? 2500 रुपये बेचने पर। तो कितना में बेचता कि उसे 30% की हानि होती? कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती? कहने का मतलब है कि 2500 रुपया में ही बेचने पर जब 20% का हानि हो रहा है तो 2500 से आप कम में बिकेगा तो 30% की हानि होगा। तो देखते हैं कि क्या कितना में बिकता है। तो इसमें सीपी को हम मान लेते हैं 100
सीपी बराबर 100। तो पहला कहता है एसपी 20% में अगर बेचेंगे हानि में तो कितना दिएगा 80 में। अगर सीपी 100 है तो 20% हानि पर बेचेंगे तो कितना बेचेगा 80 में। लेकिन हम इस पर 20% की हानि नहीं 30% की हानि चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं 100 रुपये का सामान कितना बिकेगा 70 में। ठीक है, तो कहता है कि 30% की हानि इतना में बेचे कि 30% की हानि हो, तब 20% की हानि पर बेचे 80 में बिका, जो कि 2500 रुपये में, यानी कि 80 का मान कहीं ना कहीं 2500 रुपये के बराबर है। 80 यूनिट का मान 80 यूनिट बराबर 2500, इसलिए 70 यूनिट बराबर हो जाएगा 2500 बटा 80 गुने 70। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 1 से 1 कट गया। अब इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा कितना बार में 4 छक 24 और 1 पर 0, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 625 में 7 से गुना कीजिए। देखिए कैसे करना है, 6 7 42 हो गया और 25 7 175 हो गया। आप 42 175 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4375 बटा 2, 4375 बटा 2। इसको दूसरे भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 8 16, 2 7 14.5 रुपया आंसर। बस हो गया, एकदम आसान सवाल था। कहता है एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपये बेचने पर 20% की हानि खाता है और बाइक को कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 30% की हानि हो। तो जब 20% की हानि उठाएगा तो कहीं ना कहीं 80 रुपये में बेचा होगा, और जब 30% की हानि चाहता है तो उसको 70 में बेचना पड़ेगा, और यहाँ बेचा है 2500 रुपये में, यानी कि 80 का मान 2500, इसलिए 70 का मान इतना आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं 7वां सवाल क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यही क्या सवाल हुआ, अब कह ही रहा है कि 22.5% का लाभ होता है, तो फिर वास्तविक लाभ क्या चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि लाभ का गणना दरअसल क्रय मूल्य पर किया जाता है, जबकि यहाँ पर गणना किया है विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, इसलिए हमको क्रय मूल्य पर लाभ निकालेंगे, वही मेरा वास्तविक लाभ होगा। दरअसल ये पूछना चाह रहा है ना कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये जो 22.5% है इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। 22.5% बराबर हो जाएगा 22.5 बटा 100 0 9 25 100 बराबर 9 बटा 40। अब देखिए जो नीचे वाला मान है, ये जो मान है वो जिस पर लाभ या हानि होता है वो मान नीचे आता है, और जितना लाभ या हानि होता है वो मान ऊपर जाता है। तो किस पर लाभ हुआ है, तो हुआ है एसपी पर, यानी कि 40 जो है सो एसपी है, विक्रय मूल्य है, और 9 जो है सो प्रॉफिट है। फिर से देख लीजिए, जो फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले 9 बटा 40 आ गया। तो जो 40 है, जो नीचे वाला जो हर है, वो जिस पर लाभ या हानि हुआ है वो मान है, और जो अंश है वो जितना लाभ या हानि हुआ है वो मान है। ठीक है, तो अगर 40 एसपी 40 है और प्रॉफिट 9 है, तो सीपी कहीं ना कहीं 40 माइनस 9 बराबर 31 रहा होगा। ठीक है, सीपी बराबर जानते होंगे निकालने के लिए, एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे। अब हमको क्या निकालना है, वास्तविक प्रतिशत लाभ, तो रियल परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। रियल परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रियल परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसको हल कीजिए, तब इसको हल कीजिएगा तो 900 बटा 31 है, तो कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे कि इसको एक सेकंड के लिए अगर हम 30 मान लें ना, 31 को 30 मान लें, ये पूरे 30 बार में कट जाएगा। तो 29 से
थोड़ा सा ये चूंकि 31 है इसलिए 30 से कम आएगा, 29 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 29 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होगा। बस यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है ना कि वास्तविक लाभ का पूछने का मतलब है कि वो दरअसल करैमूल पर लाभ पूछना चाह रहा है कि करैमूल पर कितना लाभ हुआ। और यहाँ पे जो नीचे वाला मान आता है वो जिस पर लाभ हुआ उसका मान आता है, तो यहाँ पर विक्रयमूल पर लाभ हुआ तो विक्रयमूल का मान आ गया। और ऊपर वाला जो मान है जितना लाभ या हानि हुआ उसका मान आता है, वो आता है, तो यहाँ पे 9 ऊपर वाला अंश है जो कि हमारा लाभ हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 8। कहता है एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, 26.2/30 3% कार से और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ट्रेन से कितना तय किया है? ट्रेन से 5/18, बस से 7/20 और कार से 26.2/3%। ऑन फुट पैदल कितना दूरी तय किया है? 1330 मीटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है, यहाँ पे परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 26×3 = 80/3 100, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, मतलब ये कुछ नहीं है और कुछ नहीं है बल्कि 4/15 ही है। ये 26.2/3% और कुछ नहीं है बल्कि 4/15 ही है। तो अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हर में मान है 18, 20 और 15, इसका एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम का मान आएगा उसको हम कुल दूरी मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये 18, 20 और 15 इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 40, 180, 180। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 180 और उसी को हम पूरी दूरी मान के चलेंगे, आसान हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन जो है सो हट जाएगा। तो अब इसमें गुना कीजिए सब में 180 को। ठीक है, अब इसको काटिए, 10 बार में कट गया 50, यहाँ से 1 0 से 1 0 ही कट गया, 9 बार में 9 7 63, यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा और ये जगह बच्चों 48। अब इसको जोड़िए, 8 3 11, 6 4 10, 5 15 1 16। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेन से 50 यूनिट, बस से 63 यूनिट और कार से 48 यूनिट दूरी तय किया है और कुल 161 यूनिट वो दूरी तय कर चुका है। तो बचा कितना, दूरी तय कितना करना है? 180। तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा दूरी तय करने के लिए? 180 - 161 और कितना हो जाएगा? 19। अब देखिए जो शेष बचा है वही दूरी पैदल तय किया है, बाई ऑन फुट तय किया है। ठीक है, जो शेष बच गया है देखिए कह रहा है कि 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, 26.2/3% कार से और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल। हमको यहाँ शेष कितना मिला? 19 और यहाँ शेष कितना है? 1330, यानी कि 19 यूनिट का मान 1330 है। तो हमको निकालना किसका है? कुल दूरी। कुल दूरी हम 180 मान के चले थे, तो 180 यूनिट का मान हो जाएगा 1330/19 गुने 180, कट जाएगा 19 7 33 से 7 बार में 0, 180 में 70 से गुना करेंगे, 18 7 26 से, उसके बाद उस पर दो जीरो बैठ जाएगा, इतना मीटर आया। किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, 1000 से भागा देंगे, 2 जीरो कटेगा, 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 12.6 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि कुल दूरी है। एक बार देख लीजिए फिर से,
कह रहा है 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, 26/2/3 कार से और शेष 1330 मीटर पैदल। तो इसको पहले हम भीम में ले लाए, भीम में आया 4/15 यानी कि 26/2/3 और कुछ नहीं है बल्कि 4/15 ही है। ठीक है, तो जो नीचे में था हर का हम एलसीएम ले लिए 180, हम उसको कुल दूरी मान लिए। अब इसको गुना कर दिए 5/18 में 180 से, फिर इसमें भी 180 इसमें भी किए, तो कैलकुलेशन करने के बाद 50 आया, 63 यानी कि टोटल 61 यूनिट चल चुका है कार बस ट्रेन बस और कार से। तो शेष बचा कितना 180 - 61 बराबर 19 यूनिट, और जो शेष 19 यूनिट है वही वो शेष चला है पैदल, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो 19 यूनिट का मान अगर 1330 है तो 180 यूनिट का मान आपका 12,600 मीटर या फिर 12.6 किलोमीटर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। तो देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। कहता है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4900 रुपया हो जाती है और 8 वर्षों में 7350 रुपया हो जाती है। तो 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं, एक निश्चित धनराशि मान लीजिए P है जो कि 4 वर्षों में कितना हो गया 4900 और 8 वर्षों में 7350। अब जरा सा यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ से यहाँ जाने में हमको 8 वर्ष लग रहा है, लेकिन यहाँ से 4900 से 7350 पर जाने में मात्र 4 वर्ष ही लग रहा है। कह रहे हैं ना कि 4 वर्षों में 4900 रुपया हो जाती है और 8 वर्षों में 7350 रुपया हो जाती है, 7350 रुपये हो जाती है। यानी कि मूलधन से डायरेक्ट अगर हम 7350 पर जा रहे हैं तो हमको 8 वर्ष का समय लग रहा है, लेकिन ये 4900 से अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमको मात्र 4 वर्ष का ही समय लग रहा है। ठीक है, और फिर कहता है कि 12 वर्षों में धनराशि कितना हो जाएगी। तो और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 7350 से आओ आगे 4 वर्ष जाएंगे तो हमको 12 वर्ष का मान निकल जाएगा मूलधन से। देखिएगा, समझिएगा फिर से। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4900 रुपया हो गया, ठीक बात है। उसके बाद 8 वर्षों में 7350 रुपया हो। मूलधन से यहाँ जाने में हमको 8 वर्ष का टाइम लग रहा है, लेकिन 4900 रुपया से यहाँ पर जाने में हमको मात्र 4 वर्ष का ही समय लग रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 4 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में हमको 12 वर्ष का समय लगेगा। और हमारा यहाँ से यहाँ 4 वर्ष बढ़े या फिर यहाँ से यहाँ 12 वर्ष जाए, बात बराबर, हमको पहुँचना तो यही है। तो देखिए तो कि 4900 से 7350 4 वर्ष में कितना गुना हुआ है। जितना गुना ये हुआ होगा, जितना गुना से यहाँ पे बढ़ा होगा 4 वर्ष में, उतना ही गुना से यहाँ पर भी बढ़ा होगा और उतना ही गुना हम यहाँ पर बढ़ा देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 7350 बटा 4900 काटिए, 1 0 से 0, 7 एकम 7 0, 7 5 35, 7 7 49, 70, 35 या 35 दूनी 3/2। 4900 से 7350 होने में 4 वर्ष में ये 3/2 गुना से बढ़ा है। यानी कि यहाँ पर जो भी उसका मूलधन रहा होगा उसको 4900 होने में 4 वर्ष में ये भी 3/2 गुना से बढ़ा होगा। और 7350 से आगे 4 वर्ष में भी यहाँ पर भी ये 3/2 गुना से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 3/2 गुना इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यहाँ से अगर हम यहाँ से बात सोच समझिएगा, अगर P से डायरेक्ट 7350 के पास जाएंगे तो हमको 3 तिया 9/2 दूनी 4 गुना से आगे बढ़ेगा। अगर P से डायरेक्ट 12वां वर्ष पर जाएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 और बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना से आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम 4 वर्ष के स्लॉट में हमको ये वाला दिया हुआ है, ये 4900 से 7350 4 वर्ष में 3/2 गुना हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे, ये भी 3/2 गुना ही हुआ होगा, यानी कि 7350 × 3/2। अब इसको काटिए,
2 तिया 6, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 15। अब इसको गुना कीजिए। 3600 में 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3675 में 3 से गुना कीजिए। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1, 22 के 2 हाथ में 2, 6 तिया 18, 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11, 11,025 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ना सो बराबर मान से आगे बढ़ता है। जैसे P से मतलब मूलधन से 4900 रुपया हुआ तो कितना गुना हुआ, 3/2 गुना हुआ होगा। यहाँ पर भी 3/2 गुना, यहाँ पर भी 3/2। हाँ, बट यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3 बार जोड़ेगा तो 3 3 9 27/8 गुना होगा। लेकिन हम आना है यहाँ से यहाँ तो यानी कि 3/2 गुना, और ये हमारा 11,025 रुपया आंसर हुआ। अब देखते हैं लास्ट सवाल 10वां। तो देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। ए और बी की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। प्रत्येक 600 रुपया बचाता है। उनके खर्चे 3:2 के अनुपात में है। तो ए का मासिक आय क्या है। ठीक है, ए और बी है, ए और बी है। उसका जो आय है वो आय का जो रेशियो है वो 4:3 के अनुपात में है। और खर्च का जो रेशियो है, खर्च का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। और प्रत्येक का बचत 600 रुपया है। यहाँ पे बचत देखते हैं, आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकलेगा ना। तो बचत यहाँ पे देखते हैं कितना है, बचत यहाँ पर हो जाएगा 1:1। तो यानी कि 1 का मान हो जाएगा 600, एक का मान हो जाएगा 600। और पूछ रहा है कैसे हमको ए का मासिक आय क्या है, तो आय ए का मासिक आय कितना है 4, तो 4 का मान हो जाएगा 600 गुने 4 बराबर 2400 आंसर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, सवाल तो बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पे मान लिया घटाने पे 1 दोनों में नहीं आता है, कहने का मतलब दोनों में समान नहीं आता, जबकि दिया हुआ है कि प्रत्येक का बचत समान है। तो यहाँ पे समान आ भी गया, एक दोनों का बचत एक आया और दोनों का बचत किताब के अनुसार 600 रुपया दिया हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पर एक दोनों का बचत नहीं आता, मतलब थोड़ा सा एक लेवल इससे हाई सवाल रहता, तो उसमें क्या करते हैं कि ये दोनों का जो डिफरेंस है उसमें डिफरेंस से इसमें गुना कर देते, और ये दोनों का डिफरेंस है इसमें गुना कर देते, और उसके बाद जो एक नया रेशियो तैयार होता उसका जो डिफरेंस निकालते, तब जाके हमको यहाँ पर बराबर मान निकल जाता। लेकिन इसमें वो वाला बात नहीं है, ये आसान सवाल है। और आज हमारा 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और इस सेट में तो बहुत ही आसान सवाल था, 10 सवाल था। लेकिन हम अगला जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत ही टफ सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवाल, बढ़िया कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। और आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे और उसके अनुसार आपको रिप्लाई भी देंगे और अपना वर्क प्रोसेस भी उसी के अनुसार करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अब अगला वीडियो हम डालेंगे, इसमें इससे भी और बेहतर सवाल डालेंगे। आज तो बहुत ही आसान सवाल था, जो मतलब कि तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। बाय।